अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। 3 सवाल और 3 जवाब। क्या यूपी की सियासत बदलने वाले हैं? बसपा ज्वाइन करने के सवाल पर सीधे इनकार नहीं करना क्या संकेत है कि आजम के दिमाग में सपा से अलग हटकर कुछ चल रहा? 23 महीने बाद यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान जेल से बाहर निकले तो सियासत में सनसनी दौड़ गई। आजम के जेल जाने के बाद से आजम के करीबियों को हमेशा शिकायत रही कि अखिलेश ने आजम का वैसे साथ नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। 2024 चुनाव में भी चर्चा रही कि अखिलेश ने आजम की बातों को भाव नहीं दिया, तो क्या जेल से बाहर निकलने के बाद अब आजम अखिलेश की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो आजम संकेत तो दे रहे हैं। ग्राउंड पर मामला संकेत से आगे भी बढ़ चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो 2 टूक कह रहे हैं कि अखिलेश ने आजम को धोखा दिया और मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया। मौलाना तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कर आजम को अखिलेश को जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। इसलिए इन तमाम चीजों को याद करके 2027 में इसका जवाब देना है। और साथ ही मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में बिछड़े हुए अपने साथियों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद सलाह मशवरा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें और पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारें। तो क्या मौलाना और आजम मिलकर प्रदेश के मुसलमानों को सपा से दूर करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो 27 की रेस में लगे अखिलेश यादव के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा। इसका एहसास अखिलेश यादव को भी है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो आजम खान से मुकदमे हटाए जाएंगे। शिवपाल दलील दे रहे हैं कि सपा आजम की पूरी मदद कर रही है। खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। अखिलेश और शिवपाल यादव यूं ही नहीं डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। आजम के तेवर, उनकी बुलंदी, उनकी धमक, उनके जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश कैंप को डरा रहे। अपनी खुली हुई उंगलियों को बंद करो, फैसला लो। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं, तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। हम आपसे कहने आए हैं, इस मुसलमान का सब्र, मुसलमान की बर्दाश्त और आपके लिए, आपके वालिद मोहतरम के लिए मुसलमानों की मोहब्बत की इंतहा क्या है, बावजूद इसके कि मसीहा भी आप। मंचों से आजम की यही बुलंदी मुस्लिम वोट बैंक को सपा के पक्ष में करती आई है, लेकिन क्या आगे भी ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है।
मुसलमानों का वोट कैसे पाया जाए, उन्हें कैसे भड़काया जाए, इस स्ट्रेटजी में आजम से बेहतर शायद ही यूपी में कोई बड़ा मुस्लिम लीडर माना जाता है। सूत्रों का दावा है कि आजम खान नई पार्टी के गठन पर विचार कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो बसपा ज्वाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। पहला लिटमस टेस्ट 2026 के अप्रैल और मई में होने वाले पंचायत चुनाव में हो सकता है। आजम गुट की इसी स्ट्रेटजी से अखिलेश यादव की धुकधुकी सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पीडीए का कैलकुलेशन बिगाड़ने की भरपूर नॉलेज है आजम के पास। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा तो पहले ही दो टूक कह चुकी हैं कि उन्हें अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? उनको दे देंगे समाजवादी वाले इसको भी खड़ा हो जाएगा। नहीं मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे? देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। आजम परिवार को अखिलेश से कोई उम्मीद नहीं, तो फिर कौन है उनकी नजर में जो सियासी पार्टनर के तौर पर सामने आ सकता है? लेकिन इससे बड़ा सवाल अखिलेश यादव के लिए है कि अगर आजम दूर हुए तो 27 की रेस का क्या होगा? 2012 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 65 से 70% मुसलमानों ने वोट दिया था। 2017 में यूपी चुनाव हुए तो इस बार भी अखिलेश की पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों का आंकड़ा करीब 70% रहा। 2022 में 83% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अगर ये वोट बैंक छिटका या आजम की वजह से सपा से दूर हुआ तो अखिलेश का 27 वाला सपना चकनाचूर हो सकता है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव आजम का जिक्र करते हैं, औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी की कैंपेनिंग लिस्ट में जगह देते हैं। मुस्लिम वोट को लेकर झटका अखिलेश को सिर्फ आजम नहीं देने वाले, संभल का जिन्न फिल्म की शक्ल में सामने आने वाला है। खबर है कि अमित जानी संभल दंगे पर फिल्म बनाने वाले हैं, जिस पर जियाउर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मैं पहले भी इस चीज़ की मांग कर चुका हूँ कि ऐसी मूवियों पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। नई मूवी तो बनने की बहुत दूर की बात है, ऐसी फिल्में जो कि समाज को बांटने का काम करती है इस देश के अंदर, उस पर तो तुरंत रोक लगनी चाहिए, जिससे कि इन लोगों को जब मूवी पर रोक लगेगी इनको नुकसान होगा जो बनाने वाले हैं, तो आगे को सबक मिलेगा। इस टाइप मूवी नहीं हो। संभल पे बनाना चाहते हो अगर आप, तो संभल की सच्चाई अगर आपके अंदर दम है तो संभल की सच्चाई दिखाइए, संभल की ये सच्चाई। अखिलेश के सांसद को संभल पर फिल्म से दिक्कत है, आजम को सियासी तौर पर अब अखिलेश से दिक्कत लग रही, तो सबसे बड़ा सवाल कि 27 का सत्ताधीश बनने के अखिलेश के सपने का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, शादाब चौहान जुड़ेंगे एमआईएम के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी, पहला और सीधा सवाल, जो चर्चाएं अटकलें हैं कि आजम खान यूपी में ओवैसी बनने जा रहे हैं, 27 में क्या करेंगे आप? राकेश पांडे जी, पत्रकारिता में सूत्रों का बड़ा महत्व होता है। हर पत्रकार के पास कुछ सूत्र होते हैं जो उसे खबर देते हैं। आपके सूत्रों ने भी आपको बहुत कुछ बताया और आपने वो हमें बताया। मैं आपकी बातें सुन के इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके सूत्र कुछ ठीक नहीं हैं। आप अपने सूत्रों को ठीक करिए पहले। आपके तमाम सूत्र समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही खबर देते हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्हें क्या बताने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता। आप तो जो सूत्रों ने बताया उसे ईमानदारी से पेश कर रहे हैं अपने शो में, लेकिन आपके सूत्रों पे मुझे पूरा संदेह है, वो ठीक ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आपको गलत खबरें दे रहे हैं, गलत फीडिंग दे रहे हैं आपको। ठीक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने पूरे शो में अपने में बताया। भाटी जी, आजम खान हमारी पार्टी के शानदार नेता हैं, ठीक, बहुत बहादुर और बहुत। मेरी बात तो पूरे होने दो, 1 मिनट तो नहीं पूरी होने दे रहा हूँ सर। बोल लीजिए मेरी बात बोल लीजिए। मैं उसमें एक इंटरजेक्शन तब बोलिए, फिर आप सवाल पूछना। बहुत बहादुर, बहुत धैर्यशील नेता हैं। वर्तमान शासन के योगी आदित्यनाथ के जुल्मों सितम को 23 महीने तक बहुत धैर्य और शालीनता के साथ उन्होंने सहन किया है। और एक नेता वो भी था जो 151 का मुकदमा होने पर संसद के अंदर रोया था, जार सुबक कर रोया था। आजम खान ने कभी ऐसा कमजोर दिल नहीं दिखाया। आज आपको कम से कम आजम खान की इस बहादुरी की तारीफ करनी चाहिए थी। और आपको हो गया सर, आपकी इच्छा के मुताबिक 1 मिनट हो गए भाटी जी। आपकी इच्छा के मुताबिक सर 1 मिनट हो गए।
सर सुनिए, मेरे सूत्र कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपका विषय नहीं है। आपको एक अपनी राय देनी थी, वो आपने दे दी। दूसरी बात ईमानदारी, तो सर पहले नेता अपने अंदर ईमानदारी बरत ले, फिर पत्रकारों के अंदर ईमानदारी का पैरामीटर लेकर घूमते रहे, मुझे कोई उससे गुरेज नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो मैं उसी ईमानदारी पर आता हूं। अगर ईमानदारी होती और आप लोगों ने आजम खान के साथ ईमानदारी की होती, तो आजम खान से जब सवाल किया गया कि बसपा क्या आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप सपा से अलग होंगे, उन्होंने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। और सियासत में सर जो क्लियर कट जवाब नहीं आए उसके मायने होते हैं, भाटी जी आप पुराने नेता हैं, आपको भी अच्छे तरीके से पता है। दूसरी बातचीत, आप कह रहे हैं 2024 में जेल से एक लेटर लिखा, समय दूंगा सर समय दूंगा, आपसे ही सवाल कर रहा हूं किसी और से नहीं। 2024 में आजम खान ने एक जेल से लेटर लिखा और कहा कि जो विपक्ष का गठबंधन है, इधर उधर नहीं सर, देखिए सवाल एकदम फैक्ट के साथ सवाल कर रहा हूं, जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो रामपुर के मुसलमानों के मुद्दों की अनदेखी कर रहा है। तो सर उस गठबंधन में आप हैं, यूपी में आप पर दारोमदार था, अनदेखी आप कर रहे थे, आजम खान को नहीं पसंद है। रामपुर में जो आपने किया वो आजम खान को नहीं पसंद आया। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो आपने ये कही कि जब सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे तब आप भी ईमानदार हो जाएंगे। नहीं मैंने ये नहीं कहा सर, स्वीकार कर लिया कि आप ईमानदार नहीं हैं। नहीं भाटी जी सुनिए ना सर प्लीज, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि सारे नेता ईमानदार हो जाएंगे तो मैं ईमानदार हो जाऊंगा। सर मैं बहुत ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। पहली बातचीत, मैंने ये कहा कि आप अपनी ईमानदारी की चिंता कर लीजिए, उसके बाद किसी और की ईमानदारी की चिंता करिएगा, मैंने ये कहा था। आगे अपनी बात रखिए। देखिए आपको सुविधा है, आपके हाथ में माइक है, आप एंकर हैं, आप बार बार मेरी नहीं सर माइक आपको भी लगा है, आप बीच बीच आपके भी कुर्ते पर, सफेद कुर्ते पर माइक दिख रहा है ब्लैक कलर का, सकते हैं तो माइक सबके पास है। तो ये सुविधा नहीं है। नहीं आपके पास भी माइक है और मैं आमतौर पर किसी की आवाज डाउन नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास ये सुविधा नहीं है कि मैं आपके बीच बीच में चिल्लाऊं, वो अधिकार आपको ही है। अब आप मुझे पूरी बात कहने नहीं देंगे, मुझे हर सेंटेंस पर टोकेंगे। सर बोलने में तो सवाल पूछकर चुप हो गया, अपनी बात रखिए। आपने ये बोला है, आप दोबारा आपने ये बोला है, आप दोबारा सुन लेना आप इसे। बिल्कुल सही कि जब नेता ईमानदार हो जाएंगे तो मैं भी ईमानदार हो जाऊंगा। नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, ये चैलेंज ठोककर कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि नेता पहले अपनी ईमानदारी की चिंता कर ले, उसके बाद दूसरों की ईमानदारी देखने चले। मैं सुन लूंगा सर, मैं सुन लूंगा भाटी जी, समय जाया मत करिए। और संदीप त्रिपाठी क्रिकेट का मैच नहीं कि हुटिंग करेंगे पीछे से, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। आप जाया कर रहे हैं, अब तक तो मेरी बात खत्म हो भाटी जी बोलिए ना, मैं तो बोल रहा हूं, जाया कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आप बार बार टोक रहे हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा कि जब आजम खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। जिस बात का साफ जवाब ना दिया जाए उसका अर्थ तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप उसे अर्थ को हमारे खिलाफ ही लगा रहे हैं। आपको ये उनका जो मन मस्तिष्क है, उनकी जो मनोदशा है, उसे आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि एक आदमी को अवैध तरीके से 23 महीने तक जेल में बंद रखा गया है, 90 फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं। आप उस आदमी से उम्मीद कर रहे हैं कि जेल से बाहर निकलते ही वो राजनीतिक भाषण देने लगे, वो वहां पे जो बाइट देने लगे। वो आदमी 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, अभी उन्होंने कहा कि मैं पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करूंगा। वो अपने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, उसे पहले राहत मिलने दो। आप कहीं भी माइक लगा देते हैं, मीडिया वालों को ये लगता है कहीं मौत हुई पड़ी है, परिवार वाले रो रहे हैं, माइक घुसा रहे हैं कि बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये कोई पत्रकारिता है? और फिर उसके गलत अर्थ निकालते हैं। फिर आप पत्रकारिता सिखाने लगे, दिक्कत यही है शानदार नेता हैं, हमारे नेता हैं, से ज्यादा इंटरेस्ट पत्रकारिता सिखाने में, देशभक्त नेता हैं, नेताओं की ईमानदारी से ज्यादा चिंता कौन सा पत्रकार कितना ईमानदार, इस पर चर्चा करने में आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। सर नेता है, जेल में थे, बाहर निकलेगा माइक लगेगा, आपको बुरा लग रहा है सर, ये मेरा विषय नहीं है। आजम खान बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, यूपी में उनकी पैठ रही है, आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, अलग बात है, लेकिन जेल से निकलेंगे सर, माइक लगेगा, अभी भी है उन्होंने, और जेल से निकले हैं, कोई वहां पर मातम नहीं मनाया जा रहा था। हाँ, जब जेल जाओगे तब पता चलेगा। सर प्लीज ये धमकी और ये सब खेल मत करिए कि जेल जाओगे तो पता चलेगा। भाटी जी ये सब खेल पुराना हो चुका है, यहाँ पर कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, कोई हादसा नहीं हुआ था। आजम खान पूर्व मंत्री, सपा के बड़े नेता 23 महीने बाद जेल से निकले थे, माइक लगा था, सिर्फ इतना विषय है। आपको उनके जवाबों से दिक्कत होगी, ये मेरा विषय नहीं हो सकता है।
नहीं, आप दूसरे की समस्या तो समझने का प्रयास ही नहीं करते। आप एक पार्टी का एजेंडा चलाते हैं खाली। फिर वही बात है, फिर और आप एक पार्टी चलिए ठीक है, बनाते हैं। ठीक है मनीष शुक्ला, संबल की मनीष शुक्ला ये सवाल पूछना अटकलों के आधार पर कि क्या वो बसपा जाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, इनको लग रहा है कि हम आपका एजेंडा चला रहे हैं। आजम खान को साइडलाइन क्या उनकी पत्नी ने कहा था कि हमको किसी से उम्मीद नहीं है अल्लाह के अलावा, वो नहीं दिखेगा इन्हें। देखिए राकेश जी, 2-3 बातें यहाँ कहना जरूरी है। एक तो आजम खान जेल में अपने पापों की वजह से गए थे। जो पाप उन्होंने सरकार में रहते हुए किया था, रामपुर की जो गरीब और मजलूम जनता थी, वो सभी वर्गों थी, मुसलमान भी थी, एससी भी थी, ओबीसी थी, उन लोगों ने एफआईआर किया था और उस अन्याय के खिलाफ जो एफआईआर हुआ था उसमें पुलिस और कानून ने अपना काम किया था। तो कोई बड़ा ऐसा जेल में वो थे और इसलिए बड़ा ये दुखी है राजकुमार भाटिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपराध करने वाला जेल ही जाएगा। दूसरी बात देखिए, राजकुमार भाटी जी की अगर पूरी जितनी बातें उन्होंने कही उसकी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो अखिलेश यादव से लेकर राजकुमार भाटी को ये बुरा लग रहा है कि आखिर आजम खान निकल रहे हैं तो मीडिया टेंशन इतना क्यों, निकल के चले गए होते। जैसे 23 महीने पड़े हुए थे, अखिलेश नहीं गए देखने, तो ये तो यही चाहते हैं। क्योंकि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते कैसे थे उत्तर प्रदेश में बताने की आवश्यकता तो है नहीं। सबने देखा कि कई बार रूठे आजम खान, कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं गए, क्योंकि टीपू थे अखिलेश यादव आजम खान के सामने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जैसे शिवपाल यादव के साथ जो बिहेव किया था, जो व्यवहार किया था, वैसा ही आजम खान के साथ भी करते थे और आजम खान अक्सर उनको इस बात पे टोक दिया करते थे। तो वो तलखी थी और आजम खान ने जो पाप किया था, जब उसमें जेल भेजे गए तो आंतरिक प्रसन्नता तो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को हुई थी। आज राजकुमार भाटी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि क्यों उनके मुंह पे लगा दिया गया, ये दरअसल उनके लिए नहीं, उनके अच्छे सोच के लिए थोड़ी कह रहे हैं। इनको लग रहा है मीडिया क्यों टेंशन दे रहा है। और भाटी जी, एक घटना हम आपको बता दें, 2007 में मायावती जी की जब सरकार बनी तो एक बहुत बड़े नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और नेताजी भाग खड़े हुए उत्तर प्रदेश छोड़ के। भागे ऐसा कि जब तक जमानत नहीं मिली तब तक गाजियाबाद के इधर उन्होंने कदम नहीं रखा। ये भी याद रखा कीजिए। 151 के मुकदमे को बहुत ध्यान में है ना। तो नेताजी और उनके एक साथी उत्तर प्रदेश छोड़ के, उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर भाग गए थे। याद है पार्टी जी की नहीं? यद्यप आप तो समाजवादी पार्टी में नहीं रहे होंगे। अच्छा चलिए, एक मिनट आपने पिन पॉइंटेड कुछ कहा। भाटी जी 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 30 सेकंड। नहीं, सलाम मणि त्रिपाठी जी ने कोई भी मुद्दे की बात कही नहीं। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इन्हें बेस्ट समाजवादी पार्टी को कोसना है, अखिलेश यादव जी को कोसना है, नेताजी को, अच्छा सॉरी मनीष शुक्ला जी, अखिलेश यादव जी को कोसना, आजम खान साहब को कोसना है, ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अपने पापों की वजह से गए हैं। अरे सारे मुकदमे आपने फर्जी किए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने खिलाफ दर्ज 12 मुकदमे वापस ले लिए। आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं और विपक्षी लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। आप ऐसा सोच के बैठे हैं कि सदैव कुर्सी पर रहेंगे। आपने कल्पना नहीं की कि जब आप कुर्सी से उतर जाएंगे और इनकी निष्पक्ष जांच होगी इन मुकदमों की, तो आपकी क्या हालत होगी। ठीक है, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, जब इनकी निष्पक्ष जांच होगी तो आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है। अब शुभ रास्ता माइक लगा दिया, क्यों लगा दिया? मातम तो कोई था नहीं। आजम खान बड़े नेता हैं तो जाहिर सी बात है 23 महीने बाद निकलेंगे तो पूछा ही जाएगा सवाल, जो अटकलें थी। लेकिन भाटी जी को नहीं समझ में आया कि उनकी पत्नी ने कुछ समय पहले क्या था, किसी से उम्मीद नहीं है अल्लाह के अलावा। जी राकेश जी, यहाँ पर ऐसे बात की जा रही है जैसे कि आजम खान जी कोई बहुत ही संत व्यक्ति थे और उनके संतत्व पे सवाल उठ रहा है यहाँ पर। अब आप ये बताइए कि 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार थी? बसपा की सरकार थी। और उसी दौरान आजम खान जी के ऊपर जो मुकदमे जो चले और लंबा मामला चला, वो मामला चला भूमि अधिग्रहण का, वो मामला चला धोखाधड़ी का। और इन मामलों में मुझे बताइए कि क्या पॉलिटिकल रंजिश थी? जो पॉलिटिकल रंजिश थी, आज आप ही अपने चैनल पे कह रहे हैं कि बीएसपी ज्वाइन करने की भी बात की जा रही है। तो आप देखिए, जो जिन लोगों को सेंटर में रख करके बात की जा रही है वो पाक साफ लोग नहीं है। आजम खान के जीवन से एक कंट्रोवर्सी अगर हम हटा भी दें, जिसके बारे में
आज कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह किया गया, भड़काऊ भाषण की बात। मुझे लगता है भड़काऊ भाषण का एंगल हम हटा भी दें तो भी तमाम केसेस हैं जालसाजी के, तमाम केसेस हैं धोखाधड़ी के, तमाम केसेस है भूमि अधिग्रहण के, और ये किसी संत का काम नहीं होता। हमें भी याद है आजम खान की वजह से जो कहर एक पर्टिकुलर इलाके में रहा है वो याद है लोगों को। तो मेरा कहना यह है कि ऐसी परिस्थिति में अगर समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आजम खान को आज वो वैल्यू नहीं दे रहा जो वैल्यू उनको लगता है कि मिलना चाहिए, तो इसमें तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को समर्थन करना चाहिए इस चीज का। इसमें गलत आपने बात भी ऐसी बात कर दी। शादाब बरेली के एक मौलाना है, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया, आजम को सलाह दे रहे हैं कि नई राजनीतिक पार्टी बना लें और एहसान फरामोशी का बदला लें। आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरा तो पहला यही सवाल था कि आजम क्या यूपी के ओवैसी बनेंगे? देखिए, आजम खान साहब बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उन पर राजनीतिक द्वेष की भावना में कार्रवाई की गई, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया। गोमती रिवर फ्रंट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं होती। जिस घर में 15-15 मंत्रालय थे, 15-15 लाल बत्तियां थी, उनकी जांच नहीं होती। आजम खान की जांच होती है कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, गल्ले से 2000 रुपए लूट के ले गए। किसने बलि चढ़ाया? अखिलेश यादव जी उनको रिसीव करने नहीं गए और अखिलेश यादव जी ने किसने बलि चढ़ाया? खुलकर बोलिए शादाब, इधर उधर नहीं। नहीं, मैं खुल के बोलता हूं। शादाब चौहान की पहचान खुल के बोलने के लिए राकेश भाई। बोलिए। अगर नेताजी जेल से आए होते तो क्या अखिलेश यादव उनको लेने जाते या नहीं जाते? और जिनको अखिलेश यादव को गोद में खिलाया है आजम खान साहब ने, उनको मुख्यमंत्री बनाने में आजम खान साहब का बड़ा किरदार है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी तरफ झुकाने में आजम खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन वोट तो मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप से अखिलेश यादव जी को वो प्रेम नहीं है कि जो उनको बाप समान है, उनको रिसीव करने तक भी नहीं गए। दूसरी चीज ये कि उनके लिए कभी भी जमीनी संघर्ष नहीं किया। अगर नेताजी, जो स्वर्गीय आज हमारे बीच नहीं है, अगर नेताजी जेल में होते और वो जेल से आते, नहीं, एक तो ये तुलना मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है कि नेताजी आजम खान ठीक है, उनके पिता समान, ये एक अलग बात है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की बात अलग, उनके पिता, ये कौन तुलना मुझे नहीं ठीक लग रही है। खैर, शादाब पूरा करिए, शिवरास्ता आऊंगा, भाटी जी इसका जवाब देंगे। शादाब अपनी बात पूरी करिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भाटी जैसा परिपक्व व्यक्ति होना चाहिए, जो सामाजिक सद्भाव को फैलाने में महसूस करता हो, जिसके अंदर समावेशी विचारधारा हो, जो सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक न समझे, गुर्जर समाज को वोट बैंक न समझे। मैं चाहता हूं कि मुसलमान और गुर्जर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, हम ये भावना रखते हैं। और ये लोग सिर्फ मुसलमानों का, गुर्जरों का वोट लेना जानते हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं लेना। शिवराज, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर भाटी जी आपसे रिप्लाई लेता हूं। संदीप त्रिपाठी, भाटी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूं। जी देखिए, ये सब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है उसमें मैं नहीं बोलूंगी, बड़ा विवादास्पद मामला है। मेरी राय, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा, AIMIM सबसे भिन्न है रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। बात यहाँ पर यह है कि आजम खान, जिनको कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे, आप मुझे बताइए मुसलमानों के लिए, स्पेसिफिकली मुसलमान युवाओं के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर चले आए जिससे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के, आम मुसलमानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया हो? नहीं, शिवरास्ता क्या लेकर आए, क्या स्कीम लेकर आए वो छोड़ दीजिए। जौहर विश्वविद्यालय में मुसलमानों की जमीन बड़े पैमाने पर हड़प ली गई। लेकिन भाटी जी, जो बात शादाब कह रहे हैं कि भाई कितनी बार जेल गए मिलने के लिए, कितना बड़ा कौन सा टॉप लीडरशिप पहुंच गया आज आजम खान को रिसीव करने के लिए। आप लोगों ने छोड़ दिया आजम खान को, बलि का बकरा बना दिया, शायद आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और श्री अखिलेश यादव जी ने कभी भी आजम खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा आजम खान साहब के मामले में मदद की है। परिवार से भी मिलने गए, लगातार संपर्क में रहे, लेकिन उस मदद का कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। कैसे मदद? कभी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस परिवार को सम्मान दिया है, अपनापन दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। भाटी जी, अगर सम्मान दिया होता तो तंजीम फातिमा जी ये नहीं बोल रही होती कि हमको किसी से उम्मीद नहीं है। वो खुलकर कहती कि अखिलेश जी हमारे साथ है। सवाल पूछा गया तो कह रही है अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। राकेश पांडे जी, तंजीम फातिमा जी ने कुछ भी नहीं बोला गलत।
जब हमारा बच्चा अस्पताल में एडमिट होता है ना बीमारी में, तो हम भी ये कहते हैं हमें भगवान गलत तुलना करते हैं। आप पहले आजम खान के निकलने को कह रहे थे कि मातम कहीं होता है तो आप माइक लगा देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल में एडमिट वाली बात थोड़ी नहीं थी, सियासी बात थी। सियासी एक कद के नेता जो है जेल में बंद थे, उनको लेकर सवाल पूछा गया। आप गलत उदाहरण देते हैं भाटी जी। राकेश पांडे जी, हाँ, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं सर, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। आप गलत उदाहरण नहीं देते, मैं बीच में नहीं आता। इन्हें बोलने नहीं देना, इनकी बात सुननी नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं सर, लेकिन गलत उदाहरण दे रहे हैं ना। ये बहुत ही घटिया तरीका डिबेट। सर प्लीज ये तरीका मत सिखाइए। घटिया तरीका ये भी होता है कि नेता सीधे सवाल का सीधे जवाब ना दे, उदाहरण गलत दे दें और कहे कि एक नेता जेल से निकले तो माइक को लगा दिया, उसकी तुलना मातम से कर दें, तो ये भी घटिया तरीका है। चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दीजिए। लगातार मत चिल्लाइए। मैं लगातार बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा हूं, लेकिन गलत उदाहरण देंगे तो बीच में आऊंगा। सुनिए मेरी, मैंने उदाहरण, अरे बात सुनिए यार, बात तो कहने दो। बोलिए बोलिए। मैंने उदाहरण बिल्कुल एकदम सही दिया है, कोई सही नहीं दिया। मेरा उदाहरण कहीं से भी गलत नहीं है। आपका दिमाग गलत हो सकता है सर, प्लीज मेरे दिमाग पर मत जाइए सर, मेरे दिमाग पर मत जाइए भाटी जी। पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल होंगे फिर मैं पर्सनल होऊंगा और ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। फिर चिल्ला रहे हैं आप। तो ये पर्सनल होने का कोई खेल नहीं चल रहा है सर, आप बोलने नहीं दे रहे। मैं कोई पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। आप पहले आजम खान को जेल से निकालने को कह रहे हैं, कहीं मातम होता है तो अभी आप पत्रकार लोग माइक लगा देते हैं। नीचे उतर रहे हैं। ये राजकुमार भाटी लगातार चिल्लाए जा रहे हो, राकेश गैर जरूरी और निरर्थक बातें कर रहे हैं और आप भी समझ ले रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात ये है इनको। चलिए 30 सेकंड भाटी जी मैं आपको देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। 30 सेकंड फिर संदीप त्रिपाठी आ रहा हूं। 30 सेकंड बोलिए अनइंटरप्टेड, बोलिए कोई बीच में। मेरी बात पूरी होने दो, बोलिए। मैं 20 ही सेकंड बोलूंगा केवल। माननीय राकेश पांडे जी, मैंने एकदम सही उदाहरण दिया। अगर किसी के ऊपर कोई आफत होती है, मैंने उदाहरण दिया, बच्चा बीमार होता है जैसे, तो हर आदमी कहता है कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? मेरी समझ से बाहर है। आपको हर बात काटनी है, हमारी हर बात गलत बतानी है। पता नहीं क्यों आपकी ऐसी मानसिकता बना के बैठते हैं। मैंने कौन सी बात गलत कह दी बताइए? ये फातिमा जी ने अगर कहा, तंजीन फातिमा ने, कि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा है, सब लोग कहते हैं इस बात को, तो हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा है। हाँ। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है माननीय भाटी जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए सर, लेकिन यहां पर आफत की बातचीत नहीं थी, यह मुकदमों का खेल था। आपके हिसाब से सियासी पलटवार का खेल था। आप कहते हैं झूठे मुकदमे में फंसा दिया, मुकदमे भी आफत तो इसमें एक पार्टी कैसे मदद कर रही है? और यह पूछा गया तो इसमें उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। इसका मतलब कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन ये आपको बात नहीं समझ में आएगी माननीय भाटी जी, इसलिए मैं जा रहा हूं संदीप त्रिपाठी के पास। अभी तक नहीं जा पाया, थोड़ा सा देर से सही, माफी के साथ। संदीप त्रिपाठी, क्या पीछे से आप बोल रहे थे? हुटिंग का शौक था लग रहा है, स्टेडियम में बैठे हुए हैं, मैच वैच देखने बैठे हुए हैं, बोलिए। अब राकेश जी, सत्ता का और ताकत का दुरुपयोग कैसे होता है अभी इसी डिबेट में नमूना देख लिया। अच्छा, अभी देखिए कैसे मैंने आपको वोटिंग इतनी मतलब खराब लग गई कि आप AIM के साथी के पास चले गए। सर डिबेट में तो वोटिंग खराबी लगेगी, मैच और स्टेडियम सड़क पर नहीं खड़े आप जी के पास दोबारा चले गए। वोटिंग मैंने की ही नहीं थी। नहीं तो पीछे से आपकी बारी नहीं थी, नहीं बोलेंगे तो मैं वोटिंग कहूंगा उसको। नहीं सर, आप पलट रहे थे अपनी बात से। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने कहा था, जो कहा था मैंने उसी बात को कहा। अब आते हैं मुद्दे की बात। आइए। आपका सवाल ये है कि आजम जी जेल से निकल कर आए हैं, बसपा में जा सकते हैं या सपा में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, या सपा ने उनकी मदद जेल में रहते हुए नहीं की, उनके साथ जो है गलत किया, यही सवाल है। मैं सिर्फ 3 चीजें जानना चाहता हूँ। बोलिए। आजम जी के जेल में रहते हुए उनके लड़कों ने चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा? अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी नाराजगी थी, तो सपा से चुनाव नहीं लड़ते। उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे भाई। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता है नहीं कि कहीं पूछे नहीं जाएंगे, कहीं कोई पूछेगा नहीं आपको, कोई पार्टी लेगी नहीं। वो तो जो जननायक है, उनका सारी पार्टियों में जो सब, भाजपा भी एकदम चरण वंदना के लिए तैयार रहेगी। तो वो अगर कहीं नहीं जाते तो उनकी आस्था समाजवादी विचारों में, मूल्यों में है, पहली चीज। दूसरी चीज मदद की बात, सीतापुर जेल में है, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे वहां रिलेटिव जेल विभाग में पोस्टेड है। अंदर की बात मैं जानता हूँ, मेदांता जेल में थे, तो आपको नहीं पता होगा कि मेदांता जेल में, सॉरी मेदांता हॉस्पिटल में, फिर यही होता है। सही, अरे गलत, अब क्या आपके मतलब इंसान हो सर, अब कोई महामानव थोड़ी ना हो कि मोदी जी की तरह होते हैं। सब इंसान ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, से बोल रहा है तो हो जाता है, सब इंसान ही बैठे हुए हैं। हाँ, अब सर
तो बात ये है सर कि मदद, जैसे अभी भाटी जी ने कहा कि हमने डंडोरा, अरे मनीष जी, अच्छा सलाम मनीष त्रिपाठी जी, आपका नंबर नहीं लग पाएगा, शांत रहिए, सुनिए। तो दिक्कत सर ये है कि मदद की जाती है, उसका डंडोरा नहीं पीटा जाता। अब एक बात और मैं कह देता हूँ, ठीक है, चाहे वो सपा में जाए या बसपा में जाए, चलिए नहीं उत्तर प्रदेश, अब दिक्कत यही है कि मनीष शुक्ला भाटी जी को भी शलम मणि लग गए और संदीप त्रिपाठी आपको भी लग गए। अगर शलम मणि से ही करना था तो मैं रिक्वेस्ट कर देता कि मनीष शुक्ला जी की जगह शलम मणि को भेज दिया जाए, ठीक है, यही कर देता। लेकिन चलिए सर, वक्त इतना ही है। लेकिन सियासी हलकों में जो नहीं कहा जाता है या जिसके संकेत होते हैं उसके ज्यादा मायने होते हैं, सीधी बातों के अलावा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.